अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। चांदनी रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं बाहर लेटा आसमान पर चांद और सितारों को तक रहा था और लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझे ये मंजर बहुत अच्छा लगता था। दिन भर की थकान के बाद वो ये लम्हे होते थे जो मेरे अपने होते थे और आराम करने के लिए ही होते थे। यहाँ पर बैठे मैं ढेरों बातें सोचता था। अपनी माजी के बारे में सोचता रहता, आने वाले मुस्तकबिल के ख्वाब सजाता और कभी कभार मेरा दिल इस माहौल से उचाट हो जाता था और मेरा दिल करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से भाग जाऊं। कभी मैं इतना मायूस हो जाता था कि मुझे लगता था कि मेरी सारी जिंदगी इसी आस्ताने पर गुजर जाएगी। काफी देर से मैं चारपाई पर लेटा था। अब मैं झोंपड़ी के अंदर गया क्योंकि सुबह सवेरे उठना था, इसीलिए जल्दी सोना भी था। मैं अपनी छोटी सी झोंपड़ी में लेटा आराम कर रहा था। ये झोंपड़ी पीर के आस्ताने के करीब ही बनी हुई थी। मैं चूंकि इसके आस्ताने पर काम करता था, इसीलिए पीर मुझे रात के लिए भी यहीं पर रहने की इजाज़त देता था। मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस लड़की के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गया था। मैं तेज़ी से अपने बिस्तर से उठ बैठा क्योंकि इस लड़की की आवाज़ में बहुत दर्द था। वो बहुत ही तकलीफ में मालूम हो रही थी। न जाने इसे क्या हुआ था। मैं तेज़ी से अपने झोंपड़े से बाहर निकला और आस्ताने की तरफ चला गया, लेकिन ये देखकर मायूस हो गया कि आस्ताने का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो अंदर से मुझे पीर की गुस्सैली आवाज़ सुनाई दी, बदबख्त, यहाँ से निकल जा, वरना तुझ पर भी खुदा का अजाब नाजिल होगा। पीर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं चूँकि पीर को बहुत मानता था और इनकी सब बातों पर आंख बंद करके यकीन करता था। इस वक्त मैं जहालत के ज़माने में था। मुझे ना तो किसी चीज़ का इल्म था और ना ही खुद से मुझे कुछ भी जानने का शौक था। जो कुछ पीर मुझे बताता था मैं वो खामोशी से याद कर लेता था और फिर इस पर अमल करने की कोशिश भी करता था। मैं पीर से बहुत मोहब्बत करता था। इसके साथ रहते हुए मुझे तकरीबन 10 साल गुजर गए थे, लेकिन इन 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि इसके कमरे से लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने अपनी बेइज्जती को नज़रअंदाज किया और दोबारा से दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार दरवाज़ा एक झटके से खुल गया। पीर जल्दी से कमरे में से बाहर निकला और दरवाजे को कुंडी लगाते हुए मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा, बदबख्त, क्या तुझे मेरी एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? पीर की बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। आज से पहले उसने कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया था, जबकि ये तीसरी बार थी कि वो मुझे बदबख्त कह रहा था। पीर की बात सुनकर मैंने इससे जल्दी से माफ़ी मांग ली और उसे कहा, दरअसल मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे लगा कि ये आवाज़ इस कमरे से आ रही है। मेरी बात सुनकर पीर चंद लम्हों तक मेरे चेहरे को घूरता रहा और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, वो आवाज़ इसी कमरे से ही आ रही है और वो आवाज़ एक लड़की की ही है। इस लड़की को मैंने खुद ही यहाँ पर रखा हुआ है। पीर की बात सुनकर मैंने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे को देखा तो मुझे इसी तरह से वो देखता पाकर उसने सफाई दी और कहने लगा, मैं इस लड़की का इलाज कर रहा हूँ। दरअसल इस लड़की पर जिन्नात का कब्जा है। तुम्हें जो चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये भी इन जिन्नात के चीखने की आवाज़ है। दरअसल मैं इन्हें तकलीफ पहुँचा रहा हूँ। ये कहकर पीर पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसे इस तरह से मुस्कुराता देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फिर उसने मुझे कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से जाओ, मैंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से मुश्किल में फंस जाऊं। पीर की बात सुनकर मैंने जल्दी से पूछा कि आप किस मुश्किल की बात कर रहे हैं? आप तो मुझे कहा करते थे कि आप मुश्किलात से घबराते नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गया और मुझे कहने लगा, यूं बातों में मत उलझाओ, मैं इस जिन्नात की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो वो जिन्नात इस प्यारी लड़की, मासूम सी बच्ची को ज़्यादा तकलीफें पहुँचा दें। फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बच्ची का नाम लेते वक्त पीर के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट छा गई थी। मैंने उसे पहले इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। मैंने पीर को कहा कि मुझे भी इस लड़की को देखना है। इस बार पीर ने इंतहाई सख्ती का मुजाहरा किया और मुझे गुस्से से कहने लगे कि अगर तुमने मेरे मामलात में टांग अड़ाना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। आज के बाद मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा।
पीर की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे इस तरह की धमकी दे देगा। मैंने पीर से माज़रत की और इसे कहा कि माफ़ कर दीजिए सरकार, दोबारा कभी भी आपके मामलात में टांग नहीं उड़ाऊँगा। मुझसे गलती हो गई है, आखिरी गलती समझकर बख्श दें। मेरी बात सुनकर पीर ने तेजी से हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहकर उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। मैं ज़ोर से पीछे जाकर गिरा। मेरा सर ज़मीन पर लगा। यूँ महसूस हुआ जैसे सर से कोई चीज़ निकल रही हो। हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। पीर का ये रवैया देखकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा इंसान जिसकी ज़ुबान मुझे बेटा बेटा कहते नहीं थकती, वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से मेरे साथ इतना बुरा सलूक कर देगा। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर पीर ने ये काम कब से शुरू कर दिया है। आखिर कब से वो लड़कियों के जिन निकालने लगा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा था पीर के पास जितने भी मौक्कल थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीर की मदद कर सकता। ये बात ज़रूर थी कि पीर के हाथ में बहुत शिफा थी। मैं खुद भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता तो पीर के पास चला आ जाता था और इसके एक ही दम से मुझे आराम आ जाता था। यही वजह थी कि मैं उसका पक्का मुरीद बन गया था। इसके अलावा दूर दूर से लोग इसके पास आते थे। वो सब लोगों की मदद करता था और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो किसी से भी पैसे नहीं लेता था। गरीबों का वो मुख्त गरीबों का वो मुफ्त इलाज करता था और अमीर लोग अगर इससे अपनी मर्जी से थोड़े से पैसे दे देते थे तो वो रख लेता था। मैंने कभी भी पीर को पैसों का लालच करते नहीं देखा था। इस इंसान में किसी भी किस्म की कोई बुराई नहीं थी, मगर अब इसके साथ एक लड़की का कमरे में मौजूद होना मुझे बहुत ज्यादा ठिठका रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पीर ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला और लड़की भागती हुई बाहर निकली तो मैं देखकर ये हैरान रह गया कि जब पीर ने मुझे देखा तो मुझे डांटते हुए कहने लगा, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने झोंपड़े में वापस जाओ और बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये कहकर वो तेजी से इस लड़की के पीछे भागा। थोड़ी ही देर बाद वो इस लड़की का हाथ पकड़कर आस्ताने में वापस चला गया। लड़की मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। वो इसे कुछ समझाए चला जा रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसे कोई काम करने के लिए कह रहा है और वो लड़की वो काम मानने के लिए राज़ी नहीं हो रही। जब वो इसे बहला फुसला कर दोबारा इस आस्ताने के अंदर लेकर चला गया तो ये देखकर मुझे शक होने लगा कि अगर इस लड़की के अंदर जिन्नात मौजूद होते तो वो लड़की कभी भी इतनी आराम से वहां ना चली जाती। दाल में ज़रूर कुछ ना कुछ काला था और अब मैंने इस बारे में पता लगाकर ही रहना था। मैं खामोशी से अपने झोंपड़े की तरफ चला गया। अभी मैं अंदर दाखिल ही हुआ था कि मुझे इस लड़की की दोबारा से चीख की आवाज़ सुनाई दी। हर सू खामोशी का राज था। ऐसे में इस लड़की का चीखना बहुत साफ सुनाई दे रहा था। मैं चाहे पीर साहब की जितनी भी इज्जत करता था, लेकिन मैं कोई इतना छोटा बच्चा नहीं था कि एक मर्द और एक औरत का अकेले आस्ताने पर रात के इस पहर तन्हा होना कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। ऊपर से लड़की की दिलदोज चीखें मुझे दहला रही थी। मगर अभी पीर साहब के हाथों में जलील होकर आया था। दोबारा से मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से पीर के आस्ताने के बाहर आकर खड़ा हो जाता। हालांकि मैं लड़की की मदद करना चाहता था, इसको यहाँ से निकालना चाहता था, लेकिन मुझे पीर साहब से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं इनको नाराज़ नहीं कर सकता था। बस मैं दिल ही दिल में ये दुआ करने लगा कि अल्लाह करे लड़की के साथ कुछ बुरा ना हो। कभी एक बार फिर फजा में इस लड़की की आवाज़ चीखने की गूंजने लगी। इस बार मेरा दिल बहुत बुरी तरह से दहल गया था, क्योंकि वो लड़की बहुत ही तकलीफ में मालूम हो रही थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मेरी अपनी 5 साल की एक बेटी थी जिसे मैं एक लंबे अरसे पहले ही खो चुका था। दरअसल उसके साथ भी किसी शख्स ने ज्यादती की थी और फिर इसका गला घोंट कर इसे मार दिया था। मेरी बेटी का सदमा मेरी बीवी से बर्दाश्त ना हुआ, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी, जबकि मैं वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर आ गया था। चूँकि मैं एक गरीब इंसान था और मैं जानता था कि पुलिस के पास ये मामला ले जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस मेरी कोई भी बात नहीं सुनेगी और साथ मेरी बेटी के साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि चौधरी का बेटा ही था और इसके खिलाफ मैं किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकता था। अपनी बीवी को इस हालत में देखना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मैंने 2 साल तक उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू से बाहर हो गई थी।
और फिर एक दिन उसने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। मैंने भी शुक्र अदा किया कि उसकी तकलीफ कम हो गई है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। बीवी के इंतकाल के बाद मैं खामोशी से शहर चला गया। यहाँ पर मेरी मुलाकात पीर साहब से हुई। जब मैं शुरू शुरू में यहाँ पर आया था तब पीर साहब का आस्थाना छोटा सा था और पक्का नहीं था। तब वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगे। इनको मशहूर करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही था, क्योंकि मैं इनके करामात लोगों को जाकर बताता था। मैं बहुत अच्छी बातें बना लेता था और लोग मेरी बातों में आ भी जाते थे। मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, जो लोग किस्मत के सताए हुए थे और बस कोई एक मौका ढूंढ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त कर दें। ये पीरों फ़कीरों पर बहुत यकीन रखते थे और सोचते थे कि यही लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं, जबकि ये नहीं जानते थे कि पीरों को भी इतनी इज्जत देने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला है। इसीलिए सब लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से मांगें। इस वक्त मैं जाहिल था, इस वजह से मैं भी पीर को बहुत मानता था और इन लोगों को भी समझा नहीं सकता था। इस काम के ज़रिए ना सिर्फ मेरी रोज़ी लगी हुई थी, बल्कि इसके साथ साथ मुझे रहने के लिए जगह भी मिली हुई थी। इस वजह से मैं काफ़ी मुतमिन था। और दूसरी तरफ वो पीर ने मुझसे ये भी वादा किया था कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है, वो इन लोगों से बदला ज़रूर लेंगे। उन्होंने अपना बेटा बना लिया था मुझे। हर काम वे मुझसे मशवरा लेते थे और हर जगह वो मुझे साथ लेकर जाते थे। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता था। जब आसपास के लोग ये सब देखते थे तो वो मुझसे जलते थे और ये सारी चीज़ें देखकर अपने दिल को मैं तस्कीन पहुंचाता था। मैं नहीं जानता था कि थोड़े ही अरसे बाद इन्हीं चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा और अपने झोंपड़े से बाहर गया तो मैंने देखा पीर के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। ये देखकर घर में हैरान हो गया। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लड़की हंसती मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकली थी। ये वही लड़की थी जो कल रात तक चिल्ला रही थी, चीख रही थी। न जाने अब उसे एकदम से क्या हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। पीर भी इसे देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ और मुझे कहने लगा, क्या हो गया है, यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें खड़े होने के लिए एक जगह यही मिलती है? अब उसका लहजा काफ़ी दोस्ताना था। रात के वक्त जो इसके लहजे में था गुस्सा, वो अब ख़त्म हो गया था। पीर की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इनसे मामलात करने लगा। जब मैंने देखा कि इसका मूड काफ़ी खुशगवार है, मैंने उनसे दोबारा वही सवाल किया कि ये कौन थी। जवाबन पीर ने मुझे गुस्से से घूरा। इसके बाद उसने मुझे कोई भी जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा और मुझे कहने लगे, चलो अब जल्दी से काम की तैयारी शुरू कर दो, लोग अपने आने वाले होंगे। उनकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया और फिर बाहर लोगों के बैठने का इंतज़ाम करने लगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे पीर साहब का हुक्म मानने को दिल कर रहा है। ज़िंदगी में पहली बार मेरे दिल में इनके लिए रंजिश पैदा हो गई थी और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कल रात के वाक़े की वजह से हुआ था, क्योंकि कल रात जो कुछ भी मैंने देखा था और जो कुछ भी नहीं मैंने सुना था, इन सब के बाद पीर साहब पर भरोसा करना आसान नहीं रहा। मेरे लिए मुश्किल हो गया था, जबकि दूसरी तरफ पीर मेरी इस परेशानी को किसी खाते में नहीं लिख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे उसे मेरी परेशान सूरत से कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। जबकि आज मैंने पीर के आस्थाने में ही बैठने का फ़ैसला किया था। काफ़ी दिनों से मैं बाहर के काम निपटा रहा था, मगर कल रात के वाक़े के बाद मैंने इरादा किया था कि पीर के आस्थाने के अंदर ही बैठूँगा। बाहर का काम मैंने एक और लड़के के हवाले कर दिया था। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक एक औरत जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। वो औरत काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती और हमेशा ही अपनी कहे चले जाती है। मैंने उसे हर तरह से समझा कर देख लिया है और अगर ये कुछ समझने की तैयार ही ना हो, मुझे इतना नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं। मैंने एक नज़र इस मासूम पर डाली, जो कि तकरीबन 15 साल की ही एक लड़की थी और बहुत गुस्से से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देख रही थी। पीर ने इसे कहा कि तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको रात के वक्त मेरे आस्थाने पर ही छोड़ जाओ। मैं इसका इलाज करूँगा। सुबह जब ये तुम्हारे पास आएगी ये बिल्कुल ठीक होगी। पीर की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी
जबकि मैं हैरान परेशान रह गया था। मुझे औरत पर गुस्सा इसलिए आ रहा था जो अपनी फूल जैसी बच्ची को एक गैर मर्द के हवाले करके जा रही है। अब मुझे ये महसूस हो रहा था कि लोगों को पीर पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था कि वो अपने बच्चे ही उसके हवाले करना शुरू कर दें। जब औरत बाहर निकली तो मैं तेज़ी से इसके पीछे गया और इसे कहा कि तुम अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर मत जाओ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्सा आ गया। मेरी बात सुनकर उसने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा इसे मना करने की कोशिश की तो वह पीर को मेरी शिकायत लगा देगी। मुझे वो औरत कोई नफसियाती मरीज़ा लग रही थी। उसकी जगह अगर कोई और औरत होती और मैं उसे ये बात कहता तो वो एक बार मुझसे ज़रूर पूछती कि आखिर इसकी वजह क्या है, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या यहाँ पर कोई मसला है। जो टैक्स उसने इनमें से कोई भी सवाल नहीं किया, लेकिन उसने इनमें से कोई भी सवाल नहीं किया। जबकि मैं अगर किसी की बेटी को मुश्किल में देखता था तो मेरे जहन में अपनी बेटी का चेहरा घूम जाता था। मैं नहीं चाहता था कि किसी की भी बेटी के साथ कोई भी किसी भी किस्म की कोई हरकत हो। इसी वजह से मैं इन औरतों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन औरतों की बातों से लग रहा था जैसे ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर नहीं रही। वो मुझे बातें सुनाकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ मैं खड़ा था और मेरे साथ वो 15 साल लड़की खड़ी थी। मुझे देखकर उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझे कहने लगी, चाचा जान, मुझे इस पीर के पास नहीं जाना, मुझे मेरे घर भेज दो। इस लड़की की बात सुनकर मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि पीर साहब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इलाज करेंगे। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और मुझे कहने लगी कि वो मेरा इलाज नहीं करेंगे। मुझे पता है, मैं लोगों की नज़रों में बहुत अच्छी तरह से पहचान जाती हूँ। जब मैंने उनकी आंखों को देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई ठीक इंसान नहीं है। ये कहकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर मैं परेशान हो गया। इससे पहले कि मैं इसे चुप करवाता, वहाँ पर वो पीर आ गया। उसने मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे एक झटके से दूर किया और मुझे डांटते हुए कहने लगा कि तुमने उसे क्या कहा है। पीर की बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और इसे कहा कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये अपने घर जाने की जिद कर रही थी। पीर ने इस लड़की का बाजू पकड़ा और इसे अपने साथ आस्थाने की तरफ लेकर चला गया। इसके साथ ही उसने मुझे खबरदार कर दिया कि मैं वहाँ पर ना आऊँ। मैं बहुत बुरी तरह से उलझ गया था। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जब तक मैं किसी बात की यकीन दहानी नहीं कर लेता, तब तक मैं पैर पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने इसका नमक खाया हुआ था और मैं नमक हराम नहीं था। लेकिन इस लड़की की बातें और इसकी रोती हुई आंखें, वो सब कुछ भी मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। एक लड़का मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि तुम अपने झोंपड़े में वापस चले जाओ। पीर साहब ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं। इस लड़के की बात सुनकर मैं खामोशी से अपने झोंपड़े की तरफ आ गया। वापस अपनी मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। माजी के वाक़या दोबारा से मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। पहले मेरी बेटी, फिर मेरी बीवी, सब भी मुझे छोड़कर चले गए थे। इतने अरसे के बाद मैंने किसी को रोते हुए देखा था, और वो भी एक 15 साल की लड़की थी। इसके साथ मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन इसके साथ मेरे दुख का रिश्ता कायम हो गया था। मुझे इसके लिए बहुत अफसोस हो रहा था और इसकी बहुत फिक्र भी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस लड़की के लिए आखिर पीर के हाथों मैं इस लड़की के लिए आखिर ऐसा क्या करूं जिससे वो पीर के हाथों बच जाए। सबसे पहले तो मैंने ये फैसला किया कि इस कमरे में झांक कर देखूंगा कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। शाम के वक्त में इस कमरे में चला गया और इस कमरे में जो एक वहां खिड़की लगी हुई थी, इसको खोलने की कोशिश करने लगा। तकरीबन 15 मिनट लगे थे, वो खिड़की खुल गई। फिर मैंने उसे इस अंदाज में बंद किया कि यूं लग रहा हो कि जैसे वो लॉक है, लेकिन वो लॉक नहीं थी। इतना तो मुझे अंदाज़ा था कि फिर कभी भी ये खिड़की चेक नहीं करेगा। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे लेटे हुए काफ़ी देर गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। मैं इसी के बारे में सोच रहा था जब एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी।
میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا اور وہ دوڑتا ہوا اس کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کھڑکی کو ہلکا سا دبایا تھا اور کھولا، لیکن جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی ہو۔ اس لڑکی کے ساتھ نہ صرف پیر موجود تھا بلکہ اس کے 2 چیلے بھی موجود تھے۔ وہ سب ہی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں خوف سے کانپنے لگے۔ ابھی تک وہ اس لڑکی کے قریب نہیں گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اور صرف چھیڑخانی کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر اندر یہاں پر پولیس پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ تب تک اس لڑکی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صرف اس پولیس والے نے نہ صرف چیلوں کو بھی پکڑ لیا، پیر صاحب کی نفرت سے میری طرف آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ مجھ سے اس سب کو بدلہ لے گا، لیکن مجھے اس کی دھمکیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا اس لڑکی کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں میری بہن۔ وہ میری بات سن کر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، وہ میری سوتیلی ماں ہے، وہ دوبارہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں کیا آیا، میں نے اس لڑکی کو کہا پھر ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ہی رہنا شروع کر دو۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیال اپنی بیٹی کی طرح سے رکھوں گا۔ پھر میں نے اسے اپنی بیٹی کی کہانی بھی سنا دی، جسے سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شروع سے ہی چاہتی تھی میرا باپ مجھ سے محبت کرے، لیکن میرے باپ کو کام کرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ پورا دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ جب گھر واپس آتا تھا تو میری ماں اس سے میری شکایتیں لگاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اسے اچھی خاصی مار پڑتی تھی۔ جب میری سوتیلی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ میری ذات میں دلچسپی نہیں لے رہا تو اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھے کہا کہ مہینہ پہلے ہی ماں نے اسے زہر دے کر مار دیا۔ مجھے اس بات کے بارے میں پتا ہے۔ ماں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو وہ مجھے بھی جان سے مار ڈالے گی۔ اس عورت سے مل کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ عورت خود سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے پیروں فقیروں پر یقین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں مزدوری کرنے لگا، جس سے اتنے پیسے ضرور مل جاتے تھے کہ ہم دونوں باپ بیٹی کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔